हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एल&टी फाइनेंस कंपनी के शेयर्स के बारे में। ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है। अभी लॉकडाउन के इस सिचुएशन में ये कंपनी कैसे सफ़र कर रही है और आगे जाके क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम पहले तीन मेन इसके टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो हाउ दे अर्न्स, यानी कैसे वो पैसे कमाते हैं। दूसरा, इनके अकाउंट्स चेक करेंगे। और तीसरा, कि इसमें इन्वेस्ट करने जैसा है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला आता है हाउ दे अर्न्स। तो एल&टी फाइनेंस कंपनी जो है ये 6 तरीके से पैसे कमाती है। तो पहला है फार्म लोन्स प्रोवाइड करके, टू व्हीलर्स की लोन्स, रियल इस्टेट, माइक्रो लोन्स, कंस्ट्रक्शंस एंड म्यूचुअल फंड्स। तो फार्म लोन्स जो होती है इसमें भी इसके सब 2 पॉइंट्स हैं। तो सब 2 पॉइंट्स में ट्रैक्टर लोन, फार्म इक्विपमेंट लोन्स, जिस पे ये लोग 10.75% स्टार्टिंग एक बेस इंटरेस्ट रेट है, उससे वो लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जीएसटी लग सकती है या कुछ और वो भी लग सकता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 15 लाख का एक ट्रैक्टर है, ओके, जिसकी डाउन पेमेंट 2,500 कर ली है ओनर ने, तो टोटल जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो हो गया 12.5 लाख रुपये। ठीक है। अब इसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट है 10.75, मैंने एक बेस अमाउंट पकड़ा हुआ है, तो वो अगर पकड़ के चले तो इंटरेस्ट जो सिर्फ भरना आता है वो होता है 1,34,375 रुपीज़। ठीक है। तो एक्चुअल लोन पेड बाय फार्मर, जो मतलब एक्चुअल लोन अगर फार्मर भरता है वो है 13,84,375 रुपीज़। ठीक है। तो अब इसमें इनकी वेबसाइट पे मैंने जाके चेक किया है, तो ये लोग 6 ईयर्स तक का आपको ईएमआई पीरियड देते हैं। ओके। तो इस हिसाब से अगर देखने जाओ तो आपको 19,000 रुपये पर मंथ भरने आएगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको बात की सिर्फ एक फार्मर की जो 19,000 रुपये पर मंथ भरता है। ठीक है। ऐसे इनके टोटल 218 ब्रांचेस हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि एक ब्रांच में 20 ऐसी लोन्स चल रही हो, तो टोटल 4,360 लोन्स चलेगी। ओके। और उस हिसाब से अगर हर महीने ये लोग 8 करोड़ 38 लैक्स कमाएंगे, और टोटल ओनली प्रॉफिट जो इंटरेस्ट जो इन लोग अर्न करते हैं वो होगा 58 करोड़ 58 लाख रुपीज़। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड नहीं है। सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है टू व्हीलर्स लोन के लिए। इसमें 10.75% तक का बेस इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है और आगे भी बढ़ता होगा 20 to 25 8% तक। फिर आते हैं रियल इस्टेट में भी इनके 4 सब पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, होम लोन्स, बैलेंस ट्रांसफ़र, टॉपअप लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके। तो होम लोन्स तो आपको सबको पता रहेगा, बैलेंस ट्रांसफ़र भी पता रहेगा, ये सब तो आपको पता रहेगा। इनका जो इंटरेस्ट रेट, बेस इंटरेस्ट रेट है, वो 8.5% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 15% तक भी जाता होगा। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पे आता है माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स एक ऐसा लोन्स होता है जो स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्टार्टअप्स, आपको जो भी छोटी चीज़ें करनी होती है उसके लिए ये लोन काम आता है। तो इस पर इनका बेस इंटरेस्ट रेट होता है 24% से स्टार्ट होता है। फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग 0.20% से 6.70% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जो कि इनकी वेबसाइट पे दिया गया है। आप जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा इनके वेबसाइट्स की, तो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में कोई इनकम आपकी एक्सपेक्टेड नहीं रहती, वो अनएक्सपेक्टेड रहती है कि इतना कितने भी परसेंट के रिटर्न आ सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अपने देखेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स में पहले हम लोग देख लेते हैं इनका मार्केट कैपिटल जो है वो 12 करोड़ का है। एक तरीके से मिड कैप या बोल सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी तो नहीं बट मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं इसे। इनका पीई है 9.43, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 6.48 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी कम है। डिविडेंड परसेंट इन 9% है, जो लास्ट टाइम इनका डिविडेंड पेड हुआ था वो 9% का था। अब बात करते हैं इनके सेल्स की। तो अगर इसमें आप देखो Q4 20 और Q1 20, यानी कि जैन से लेकर के जून तक का अगर आपको मैं डेटा बताऊँ, तो ये डेटा पूरा तो कहने जाए तो कोरोना के सिचुएशन से ही गुजरा हुआ है। क्योंकि जैन से लेके मार्च तक कंपनी के प्राइस काफ़ी कम कम होते रहे, और मार्च में जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ वैसे काफ़ी कंपनियों के प्राइस गिर गए, शेयर के प्राइस काफ़ी गिर गए। तो फिर भी अगर हम देखने जाए यहाँ पे,
तो आप देखोगे कि भाई इन कंपैरिजन में सेल्स इन्होंने फिर भी अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। अदर इनकम की कुछ नहीं हुई है, जहाँ पे ये लोग 100 करोड़ टच करते थे, 70 करोड़ टच करते थे, वहीं पे ये लोग ने 10 करोड़ सिर्फ टच किया है। टोटल इनकम आप देखने जाओगे तो वो भी अच्छी खासी मेंटेन की हुई है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, पिछले आप कुछ क्वार्टरों के देखोगे उस हिसाब से काफ़ी बढ़ गया है। EBIT यानी कि इन्फो अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, तो वो भी आप देख सकते हो अच्छा खासा मेंटेन है, कम है, पिछली बार जितने भी थे उनसे काफ़ी कम है, बट ठीक है। इंटरेस्ट यानी कि इन्होंने 1900 करोड़ का इंटरेस्ट पेड किया है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आप लास्ट टाइम के ये जो क्वार्टर्स हैं उनमें से भी आप देख सकते हो। टोटल टैक्सेबल अमाउंट यानी कि आपकी EBIT और इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद आप देख सकते हो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आता है, तो उस पर -48.18 है, ठीक है। इसमें सरकार ने रिटर्न पैसे दिए हैं, ओके, तो वो है 147.44 करोड़। देखने जाए तो एक्चुअली में कंपनी ने लॉकडाउन में भी मुनाफा करके दिया है, ऐसा नहीं है कि नुकसान हुआ है, पर मुनाफा काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। पिछली बार से अगर आप देखो Q2 19 सितंबर 19 की जो रिज़ल्ट है उसमें ही सबसे ज़्यादा कम प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है। बाकी सब जगह पे अगर आप देखो तो 2 टाइम्स से 200 करोड़ के ऊपर का ही प्रॉफिट उन्होंने बुक किया हुआ है। अब बात करते हैं इन्वेस्ट और नॉट। क्या लगता है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे मैंने 3 मंथ्स के यहाँ पे डेटा बनाए हुए हैं। अगर आप इसमें देखो तो अगस्त 19 से अक्टूबर 19 94.5 से 95.6, नवंबर से जैन का है, क्योंकि नवंबर से लेके जैन में काफ़ी अच्छा हाइप आया था, बट फैब से लेके अप्रैल में इतना डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे इतना डिक्लाइन हुआ है, इतना कम हुआ है कि आप पूछ भी नहीं सकते। और मई से लेके जुलाई में तो काफ़ी कम हो गया, 52 वीक लो हो गया। आज डेट है 5 तारीख, और उसमें आप देख सकते हो कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 61.1 का है। 52 वीक हाई अगर आप देखने जाओ तो 134 का है, यानी कि 134 रुपये का। और 52 वीक लो का देखने जाओ तो 45.9, यानी कि अगर ये प्राइस अभी भी इतना ऊपर भी नहीं गया और इतना नीचे भी नहीं है, ये काफ़ी रिजनेबल, मतलब अच्छा प्राइस है, रिजनेबल भी प्राइस है, ताकि आप इसे ख़रीद भी सकते हो। बात करते हैं इनके बैलेंस शीट की। अभी बैलेंस शीट में अगर हम देखने जाएँ, यहाँ पे इनके शेयर कैपिटल है 2000 करोड़ के शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस 12,000 करोड़ का है। रिजर्व एंड सरप्लस एक तरीके से कंपनी का ही पैसा होता है। करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि करंट है भाई, ज़्यादा लंबी लाइबिलिटी नहीं है, वो है 500 करोड़ की ऑलमोस्ट। जो है सबसे बड़ी लाइबिलिटी है वो है अदर लाइबिलिटीज़। यहाँ पे 94,000 करोड़ की इन पे अदर लाइबिलिटीज़ है, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग फंड्स जो है वही सिर्फ 93,000 के आप जो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये जो बोरोइंग फंड्स है वही 93,000 के है। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग फंड्स यानी कि कंपनी ने बाहर से इतना बहुत ज़्यादा उधार लेके रखा है जितना वो कमाते हैं नहीं, बट ठीक है, रिस्क से ही बिजनेस चलते हैं। फिर बात की जाए इनके असेट्स की, इनके करंट असेट्स बहुत ज़्यादा है। करंट असेट्स यानी कि एक ऐसे असेट्स जो ज़्यादा मतलब लंबे समय तक हमारे पास नहीं रहेंगे, वो इनके पास बहुत ज़्यादा है। और अदर असेट्स यानी कि नॉन करंट असेट्स इनके पास बहुत कम है। कंटीजेंट लायबिलिटी यानी कि एक ऐसा पैसा जो एक मुसीबत के वक्त आपको काम आएगा। 4000 करोड़ है कंटीजेंट लायबिलिटी इनकी। तो अगर बात, मेरा सजेशन ये रहेगा गाइस आपके सामने कि ये कंपनी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में फंस चुकी है, ठीक है। तो इसको लेना भी इतना ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा कि इन्वेस्ट करो 1-2 साल या 3 साल तक आप उसको होल्ड करके रखो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। हाँ, ये कंपनी 132 पे ज़रूर गई थी, पर ज़रूरी नहीं कि अभी लॉकडाउन के बाद ये शायद उतनी ऊपर आ पाए। अगर आ पाएगी तो मे बी इसको 1 साल लग जाएगा। तो मेरा सिर्फ कहना है इतना ही है आपको। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज के आज आप, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी नीचे प्राइस है, आप इसको ख़रीद सकते हो, बट इसको लॉन्ग टर्म के लिए मत ख़रीदना। हो सके तो